हे गाइस, दिस इज शगुन। वेलकम टू स्काई ट्रैपर, अ न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, इन्वायरमेंट। तो चलो देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट को समझना बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन्वायरमेंट है क्या। बहुत सिंपल है। इन्वायरमेंट, द कंडीशन इन विच यू लिव, यू वर्क। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल जहाँ पर आप रह सको, काम कर सको। हाँ, हम सबको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। और इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? नेचुरल रिसोर्सेज। किस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज? लैंड, वाटर, एयर। दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज, और वी कैन से द नेचुरल वर्ल्ड. We should need to these resources for survive. तो यही होता है एनवायरनमेंट। तो चलो चैप्टर शुरू करने से पहले हम रवि की कहानी समझते हैं जो तुम्हारी बुक में दी हुई थी। रवि ने अब वेकेशंस के बाद जब स्कूल आया तो उसने देखा कि उसके स्कूल के पास वाला पार्क खुदा पड़ा है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, कलरफुल बटरफ्लाइज थी, डिफरेंट ट्रीज थे, मतलब बहुत अच्छा सा पार्क था। लेकिन जब वापस आने के बाद उसने देखा कि वो पार्क एकदम पेड़ कट गए हैं, कोई बर्ड नहीं है, कोई बटरफ्लाई नहीं है, सब कहाँ चले गए। देखा वहाँ पे खुदाई हो गई है, वहाँ बिल्डिंग बनने वाली है। बड़ा परेशान हो गया रवि। इतना परेशान हो गया, अपने फ्रेंड से डिस्कस करने लगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मॉर्निंग असेंबली हुई तो उसके प्रिंसिपल ने भी जिक्र किया। उनके प्रिंसिपल ने बोला, सी हाउ द एनवायरनमेंट विल चेंज, किस तरह से एनवायरनमेंट चेंज होता है। फिर उसके मन में एक सवाल, कई सारे सवाल आने लगे। जैसे ही वो क्लास में गया, टीचर के आते ही उसने सवाल किया, बोला, मैम व्हाट इज एनवायरनमेंट। मैम ने बोला, बेटा व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज एनवायरनमेंट। तो रवि ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब ये टेबल, चेयर, चौक, डस्टर, रोड्स, बिल्डिंग्स, ये सब एनवायरनमेंट है। मैम ने बोला, हाँ ये सब एनवायरनमेंट है, लेकिन एनवायरनमेंट के भी पार्ट है, कुछ मैन मेड है और कुछ नेचुरल है। जैसे दीज चौक, डस्टर, बोर्ड, buildings, road, these are what? These are man-made environment. And the natural resources like land, air, water, trees, these are what? These are natural environment. तो रवि ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर इतनी तो बात समझ में आई मेरे। समझ में आई रवि की कहानी कि रवि के मन में किस तरह के सवाल आए और उसने अपने टीचर से क्या क्वेश्चन किया। तो चलो अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कौन कौन? पहली बात तो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं इन्वायरमेंट के? मतलब इन्वायरमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? हमने नहीं डिवाइड कर रखा। एक तो पहले से ही था जो नेचुरल है, उसके बाद हमने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसको चेंजेस किए, उसमें बदलाव किए। किस तरह के बदलाव किए? देखो, सबसे पहले तो पार्ट्स कौन कौन से? नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन मेड। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है? वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स। वाटर आता है जो नेचुरल रिसोर्स है। लैंड जहाँ पे हम रहते हैं, खेती करते हैं, खाने के लिए अनाज उगाते हैं। वाटर पीने के लिए पानी, पेड़ों के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए। और एयर जो हर किसी को चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए और ह्यूमन बींग्स को भी चाहिए। दीज आर द नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सेकेंड वन इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। कौन कौन से, क्या क्या बना रखा है इंसान ने? बिल्डिंग्स बना रखी हैं, पार्क्स बना रखे हैं, ब्रिजेस बना रखे हैं, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, और आज की लैंग्वेज में बोले तो मॉल्स, स्टेशंस। दीज आर द मैन मेड, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इसके बाद तीसरा एक पॉइंट है, तीसरा एक कंपोनेंट है ह्यूमन, जो ह्यूमन से ही मिलके बना हुआ है। जैसे क्या क्या है यहाँ पर? फैमिली, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ये सारी चीज़ें इंसानों ने मिलकर बनाई अपनी सुविधाओं के लिए।
ठीक है, तो अगर कोई पूछता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यू सिंपल से ह्यूमन मेड, नेचुरल एंड ह्यूमन, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। और इसमें से सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला तो नेचुरल एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन मेड। समझ में आया व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। See, these are the parts of the natural environment. What? Biotic and abiotic. Biotic क्या होता है? Biotic the word of living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के वर्ड को क्या बोलते हैं? बायोटिक। कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? प्लांट्स, एनिमल्स, दीज आर बायोटिक। एंड व्हाट इज अबायोटिक? द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक लैंड। ये क्या है? दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज, और वी कैन से दीज आर द नेचुरल एनवायरनमेंट, और वी कैन ऑल्सो से दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड अबायोटिक। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सी, नेचुरल एनवायरनमेंट, अभी मैंने तुम्हें बताया बायोटिक और अबायोटिक, दीज आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। इसके अलावा हम सभी जानते हैं लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट। इन सब से मिलकर क्या बनता है? एक नेचुरल वातावरण। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण। लैंड मतलब ज़मीन, वाटर मतलब पानी, एयर का मतलब हवा। इन सब की ज़रूरत है हम सबको, प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को। अब इनका ज्योग्राफिकल टर्म है, जैसे कि लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ज्योग्राफिकल टर्म है लैंड का। लैंड का मतलब ज़मीन। लिथोस्फीयर क्या होता है बेसिकली, समझो पहले यहाँ पर। लिथोस्फीयर यहाँ पर अपर लेयर ऑफ द अर्थ को बोला गया, जिसको क्रस्ट बोलते हैं। देखो, अर्थ हमारी गोल है, इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली होती है क्रस्ट, उसके नीचे वाली होती है मेंटल, और सबसे नीचे वाली होती है कोर। ठीक है, जैसे ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज का जब हम छिलका हटाते हैं तो उसको समझ लो कि ये तुम्हारी वो कौन सी लेयर है? कोर है। उसके अंदर फिर एक और फाइन पतला पतला सा वाइट छिलका होता है ना, उसको तुम मेंटल कंसीडर कर दो। देन उसके भी अंदर जो पल्प निकलता है उसको तुम कोर कंसीडर कर दो। सो दीज आर द लेयर्स ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर में कौन सी लेयर आती है? क्रस्ट, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो अब समझते हैं कि अपर लेयर ऑफ द अर्थ, जिसको यहाँ पर लिथोस्फीयर बोला गया है, उसका यूज क्या है? तुम खुद सोचो क्या हो सकता है लैंड का यूज। आज तुम जिस जगह पे बैठे हो, इसका ये जगह जमीन पे तो बैठे हो ना, आई मीन चेयर पे बैठे हो, लेकिन ये बने किस पे है? जमीन पे तो बना है। ये स्कूल, बिल्डिंग्स, ये सब हम लैंड में बनाते हैं। रोड्स बनाते हैं, मॉल्स बनाते हैं, स्टेशंस बनाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं जहाँ पे जानवर रहते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं। तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है लैंड की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग। फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है यानी जंगल। ग्रास लैंड का मतलब घास फूस, जहाँ पे एनिमल्स चरते हैं, उन्हें हरी हरी घास भी चाहिए। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए भी ज़मीन चाहिए। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए, मतलब तुम्हें कल को अपना घर बनाना होगा तो ज़मीन चाहिए होगी ना, तो इसी को यहाँ पे बोला गया है क्या? ह्यूमन सेटलमेंट। समझ में आया लिथोस्फीयर क्या है? अगर कोई पूछता है लिथोस्फीयर क्या है, तो तुम ये मत कह देना अपर लेयर ऑफ द अर्थ विच इज़ कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, तुम ये कहना इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट, और वी कैन से द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये लैंड, ये जो लेयर है, ये किससे बनी हुई है? ये रॉक से बनी हुई है। कहीं कहीं पर हमें पत्थर दिखते हैं, कहीं कहीं पर हमें मिट्टी दिखती है, डिफरेंट टाइप की। टाइप ऑफ सॉइल पढ़ा है क्लास 7th में। तो वही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हाइड्रोस्फीयर, जो हमने यहाँ पर बात की थी वाटर की बात की थी। वाटर का ज्योग्राफिकल टर्म आता है हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज कौन कौन सी है? सी है, रिवर है, लेक है, पॉन्ड है। दीज आर द वाटर बॉडीज। ओशियंस, वाटरफॉल्स, जहाँ से हमें क्या मिलता है? पीने का पानी मिलता है। एनिमल्स को पीने का पानी मिलता है, प्लांट्स को भी पानी चाहिए जीवित रहने के लिए।
समझ आया? तो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब वाटर से ही रिलेटेड होता है, कहीं पर भी हाइड्रोस्फीयर आए तो उसको पानी से ही रिलेट करना। और तुम सब जानते हो कि पानी का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लाइफ में। बिना वाटर, बिना एयर के हम सरवाइव नहीं कर सकते। हाँ, एक बार बिना ज़मीन के तो चलो हम पानी में थोड़ा दिन सरवाइव कर सकते हैं तैर के, लेकिन बिना पानी और बिना हवा के हम नहीं जी सकते। और जो सब तो हवा की बात हम कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचुरल एनवायरनमेंट का, जिसको ज्योग्राफिकल टर्म दिया गया है एटमॉस्फेयर का। सी, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर हवा जो जैसे हम सांस लेते हैं, थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, जो पूरे अर्थ में घूमती है। अब बात करोगे ये तो हवा है, ये उड़ क्यों नहीं जाती? ये इसलिए नहीं उड़ती क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, एयर को ऊपर जाने नहीं देती। इसलिए जब भी हम ज़्यादा ऊंचाई वाले जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हवा है, एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो सिर्फ एक लेवल तक है, जिसको अर्थ ने अपनी तरफ क्या करके रखा हुआ है? अपनी तरफ खींच कर रखा हुआ है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज। ये हमको हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। जो सन से हार्मफुल रेज निकलती हैं, जो हीट निकलती है, उससे प्रोटेक्ट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर, जिसमें कि अब डस्ट, वाटर वेपर तो ये सब इसलिए होते हैं उसमें क्योंकि पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जिसकी वजह से एयर में, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? हमारी हवा दूषित हो जाती है। जैसे कि दिल्ली वगैरह में जब ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो हम सब वेयर क्या करते हैं? मास्क वेयर करते हैं, है ना, क्योंकि हमारी एयर, हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल स्मोक, और वी कैन से व्हीकल स्मोक, इन सब चीज़ों की वजह से। The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. अगर एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं तो हमारे वेदर में, हमारे क्लाइमेट में भी चेंजेस आते हैं। समझ रहे हो बात को? और तीसरा फैक्टर है नेचुरल एनवायरनमेंट का, बायोस्फीयर। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो बस कॉम्बिनेशन है प्लांट्स एंड एनिमल का। जहाँ प्लांट्स और एनिमल जब एक साथ मिलकर रहते हैं जिस जगह पे, उसी को बोलते हैं क्या? बायोस्फीयर बोलते हैं। ज़रा डायग्राम में देख लो तो और क्लियर हो जाएगा कि बायोस्फीयर क्या होता है। ये देखो, दिख रहा है कुछ? जहाँ पे ये एरोप्लेन उड़ रहा है, ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। पानी जहाँ भी कहीं तुम्हें दिख रहा है, ये हाइड्रोस्फीयर है। ये लैंड जहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं, बस चल रही है, लोग रह रहे हैं, ये क्या है? लिथोस्फीयर है। एंड इन तीनों को जो कवर करता है वो क्या होता है? बायोस्फीयर होता है, वेयर एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स विल लिव टुगेदर एंड सर्वाइव। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? व्हाट इज इकोसिस्टम? बहुत आसान है। इकोसिस्टम क्या होता है? सी, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर लिखा क्या है इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म that live in and interact with each other in specific environment. इकोसिस्टम एक ऐसा environment, एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से एक स्पेसिफिक environment में। जैसे इंडिया के चारों तरफ अगर हम देखें तो अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है। जैसे कि अगर हम वेस्ट में चले जाएं, जहाँ पर राजस्थान है, वहाँ पे डेजर्ट एरिया है, बहुत गर्मी है। अगर हम नॉर्थ की साइड चले जाएं तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा कूल महसूस होगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या है? क्लाइमेट है। अगर हम पोलर बेयर को एंटार्क्टिका से उठा के राजस्थान में ले आए तो कहेगा भैया हमको मेरे देश वापस से भेज दो, हम यहाँ इतनी गर्मी में नहीं रह पाएंगे, हम तो अपने एसी में रहते हैं, मुझे वापस से भेज दो। अगर हम कैमल को उठा के एंटार्क्टिका ले जाएंगे तो कैमल कहेगा भाई बड़ी ठंडी है यहाँ पे, मारे देश राजस्थान भेज दो मारे को। हाँ, तो और कैक्टस जो राजस्थान में जो डेजर्ट एरिया में उगता है, अगर उसको हम हिली एरियाज़ में या फिर जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पे उगाएंगे तो क्या वहाँ पे वो चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। तो प्लांट्स एक डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में रहते हैं
एनिमल्स एंड वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, अगर हमें बोल दिया जाए कि अंटार्कटिका जाके रहना है तो क्या हम वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि एक ऐसा इकोसिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, कि हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रहकर। समझ में आई बात? इकोसिस्टम की डेफिनेशन सिंपल है। मैंने तुम्हें इन्वायरमेंट की डेफिनेशन नहीं बताई थी, अभी बताएंगे। ये देखो सिंपल सी डेफिनेशन है इन्वायरमेंट की, द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक लाइन की, 1 मार्क में पूछी जाएगी और तुम लिख लोगे। बाकी रही समझने की बात, तो अच्छे से समझ ही गए होगे कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, इकोसिस्टम क्या है। अब बात करते हैं हम ह्यूमन इन्वायरमेंट की। ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब देखो ह्यूमन इन्वायरमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाओ कि किस तरह के ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। अभी हमने इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिसमें कि नेचुरल था और दूसरा ह्यूमन मेड था। तो ह्यूमन मेड में क्या क्या चीज़ें थी? ह्यूमंस यानी कि इंसान ने अपने अकॉर्डिंग बदलाव किए, रोड्स बनाई, ब्रिजेस बनाए, मॉल्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, है ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज किया। जैसे बहुत बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले जब कुछ नहीं था, जब इंसान आए इस दुनिया में, तो उन्हें क्या गर्मी नहीं लगती थी? लगती होगी, लेकिन जो वातावरण में जो हवा चल रही होगी, जो नेचुरल एयर उन्हें मिलती होगी, उसमें खुश रहते थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और डेवलप्ड हुए, तो उन्होंने हाथ वाले जो पंखे होते हैं ना, उनका यूज़ करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे और थोड़ा सा डेवलप हुआ तो फैंस आ गए। फिर और डेवलप हुआ, कूलर आ गए। कूलर से भी मन नहीं भरा तो और थोड़ा आगे बढ़े, एसी आ गए। वाह, अब इससे आगे तो बढ़ना नहीं है, एसी से अच्छा और क्या है। तो कहने का मतलब है ह्यूमंस ने जैसे जैसे उनका माइंड ग्रो किया और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, उन्होंने अपने ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव करते गए। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर ह्यूमन इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स दिए गए हैं जहाँ पे ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए चीज़ें अर्थ में। पहला पॉइंट है, चलो समझते हैं क्या है। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई टू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग जब एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट किए, पहले क्या करते थे? पहले वो ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करते थे, क्योंकि शायद उनके पास इतना दिमाग नहीं होता था कि हमें कैसे क्या करना है। ऐसे शेम शेम घूमते थे, पहनने को कपड़े भी नहीं थे। फिर उन्हें थोड़ी सी अकल आई, नहीं मुझे कुछ पहनना चाहिए, तो उन्होंने लीव्स के कपड़े बनाए। हाँ, फिर धीरे धीरे और उन्हें थोड़ी सी अकल आई तो उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू किया, है ना। और आजकल तो हम ब्रांडेड पहनते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड। मॉडिफाई का मतलब चेंज किया अपने अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार। सेकेंड पॉइंट है विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड, ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। मैंने अभी बताया जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ह्यूमन बीइंग्स ने नए नए तरीके इजाद करते गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। मतलब किस्मत का पहिया पलटा, बोलते नहीं है। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। सरप्लस का मतलब बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होने लगा, क्योंकि हम खेती करने लगे। पहले तो हम मार पीट के खा लेते थे कुछ भी, हाँ, नॉन वेजिटेरियन। हालांकि आज भी होंगे कुछ लोग, इवन ज़्यादातर ही होते हैं। तो अब तो सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम इमर्ज ट्रेड। मतलब देखो बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम तब ऐसा सिस्टम था जहाँ पर मनी का लेन देन नहीं होता था कोई भी सामान को परचेज करने के लिए। अगर हमने आपसे मांगा है क्या, नोटबुक, सॉरी, हमने आपसे पेन मांगा, तो आप कहोगे मैडम पेन फ्री में दे क्या आपको, बदले में हमें नोटबुक दो, हमको नोट्स दो, मार्क्स दो। तो कहने का मतलब ये है कि एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही। दुकान में हम जा रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, तो हम अपने पास से कुछ दे रहे हैं उनको। मान लिया हम चॉकलेट लेने गए हैं और हम अपने घर से थोड़ा सा फूड ग्रेन ले गए, लाइक वीट लेकर गए हैं, थोड़ा सा वीट लेकर गए और चॉकलेट लेकर आ गए। और दूसरी चीज़, बगल वाली आंटी ने
बहुत अच्छी से डिश बनाई है, और वो अब बनाने जा रही हैं सॉरी, और तुम्हारे यहाँ से सामान भी लेने आई हैं, बोली आंटी ज़रा दे दो, अभी हम बना के आते हैं, उसमें से थोड़ा सा आपको भी खिलाएंगे। तो एक ऐसा बार्टर सिस्टम जहाँ पर पैसों का लेन देन नहीं होता है, कॉमर्शियल पर्पस में हम चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, नॉट मनी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक पॉइंट अलग से नहीं है, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप। ट्रेड स्टार्ट हो गया मतलब व्यापार शुरू हो गया, हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी चीज़ें भेजने लगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे। जैसे कि हम आउटर कंट्रीज से कुछ चीज़ें लेते हैं और इंडिया से कुछ चीज़ें बाहर भेजते हैं, इस तरह से ट्रेड स्टार्ट हो गया, कॉमर्स डेवलप। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हिस्ट्री में पढ़ते हो गए, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में फैक्ट्रीज हो गई, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन बिकम फास्टर। ट्रांसफॉर्मेशन इतना फास्ट हो गया कि अब हम मिनटों में कहीं भी पहुंच जाते हैं फ्लाइट से। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। कम्युनिकेशन सिस्टम तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई बात होती नहीं है सोशल मीडिया पे तुरंत फैल जाती है, तो देख रहे हो कम्युनिकेशन सिस्टम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तुम्हारे घर में लड़ाई हुई है, पड़ोसियों को पहले पता चल जाती है, देख रहे हो कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। लेकिन ये सारी चीज़ें तो ठीक है, इंसान अपने अकॉर्डिंग अगर चेंज कर रहा है, एनवायरनमेंट को छेड़ रहा है, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन एक परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज को हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका यूज़ सही से नहीं करेंगे, तो कल को वो हमको ही हार्म पहुंचाएगा। जैसे जो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो फिर वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ेगा तो बाढ़ आ जाएगी, तूफान आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़रूरी है, किसके बीच में? नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब जो इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, और नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि प्रकृति द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जैसे कि ज़मीन, हवा, पानी, पेड़ पौधे। समझ आई बात? नेक्स्ट पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट है, ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। हम ह्यूमंस को समझना चाहिए कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ताकि वो भी शांत से ज़िंदगी अपनी जिए और हमें भी शांति से जीने दे, ये आंधी तूफान ना आए। समझ में आई इतनी बात कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? तो चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। बताया मैंने इकोसिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। सिंपल था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब लैंड, वाटर, एयर, दीज आर व्हाट नेचुरल एनवायरनमेंट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। स्टार्टिंग में ही पढ़े थे 3 कंपोनेंट्स, जिसमें कि मेजर कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन मेड एंड नेचुरल। थर्ड क्वेश्चन है गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड मतलब इंसानों के द्वारा बनाए गए कुछ एग्जाम्पल्स हमें बताओ। तो बता दो, सिंपल है क्या? रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और मॉल्स, और क्या बोलोगे? इंडस्ट्रीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसानों ने बनाई हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसकी बात करता है? लैंड की बात करता है। तो बोल दो लिथोस्फीयर इज अ लेयर ऑफ upper layer of the earth which is also called crust. The land which is used to fertilize, the land which is used to cultivation purpose, which is used to settle human being. सिंपल है लिथोस्फीयर भी। फिर which are the 2 major components of biotic environment. बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? प्लांट्स और एनिमल, क्योंकि बायोटिक क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जाम्पल है लैंड
एंड लास्ट में आता है व्हाट इज बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? बायोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Biosphere is the combination of plants and animal which will live together, or we can say together form a word is called biosphere. मैंने डेफिनेशन बताई है, बहुत सिंपल है. जहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर हमें लैंड भी मिले, वाटर भी मिले और एटमॉस्फेयर भी, इन तीनों के वातावरण में जब सर्वाइव करते हैं प्लांट्स और एनिमल, उसी को बोलते हैं क्या? बायोस्फीयर. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं. सी मैच द फॉलोइंग. बायोस्फीयर क्या है? अभी बताया था, बताओ जल्दी से. बायोस्फीयर नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट. उसके बाद एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है बताओ जल्दी. एटमॉस्फेयर किससे रिलेटेड है? एयर से. तो मतलब एटमॉस्फेयर ये ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ. उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ. देन उसके बाद हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड है, तो हाइड्रोस्फीयर को मैच कर दो पॉइंट बी से, डोमेन ऑफ वाटर. देन एनवायरनमेंट क्या है? सिंपल एनवायरनमेंट है आवर सराउंडिंग. ठीक, मैच ऑफ द फॉलोइंग हो गए. नेक्स्ट देखते हैं टेक द करेक्ट आंसर. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट नेचुरल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम इनमें से क्या क्या नहीं है? डेजर्ट तो है, फॉरेस्ट भी है, लेकिन एक्वेरियम नहीं है जो हम अपने घर में लाते हैं घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए और उसमें मछलियां भर देते हैं. फिर दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट. ह्यूमन इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है? मतलब जो ह्यूमन ने नहीं बनाया है. तो रिलीजन यानी कि धर्म तो इंसानों ने ही बनाए हैं, कम्युनिटी भी इंसानों ने बनाई है, लेकिन लैंड यानी कि ज़मीन ये इंसानों ने नहीं बनाया है, ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट है. ठीक. थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. ह्यूमन ने इनमें से क्या बनाया? पहाड़ बनाए हैं? नहीं. समुद्र बनाया है? नहीं. रोड बनाई है. तो इसका करेक्ट आंसर है रोड. फोर्थ क्वेश्चन है विच इज़ द थ्रेट टू इन्वायरमेंट. मतलब इन्वायरमेंट के लिए खतरे वाली चीज़ क्या है? थ्रेट क्या है इन्वायरमेंट के लिए? तो प्लांट्स क्या इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है? नहीं है. पॉपुलेशन है, क्रॉप्स नहीं है. पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों की नीड्स बढ़ेंगी और लोग क्या करेंगे? प्रकृति को नुकसान पहुंचाते जाएंगे. जैसे जितने जितने लोग बढ़ेंगे सबको एसी चाहिए, और एसी में से जो गैस निकलती है वो नेचर के लिए बहुत हार्मफुल होती है. तो एसी में बैठना थोड़ा बंद करो और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है. गिव रीजन. पहला क्वेश्चन है मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट. इस पे कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे तुमको कि मैन अब एनवायरनमेंट को क्यों मॉडिफाई करता है. हम सभी जानते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो चेंज करते हैं. जैसे मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ हिज ग्रोइंग नीड्स. उसकी बढ़ती ज़रूरतों के हिसाब से उसको नेचर को चेंज करना, एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ता है. जैसे कई पार्क बनाए तो वहाँ पे पार्क हटा के अपार्टमेंट्स बनते हैं. आजकल शहरों में पार्क कम, अपार्टमेंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मॉल्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और तुम लोग वही देखना भी पसंद करते हो. शहरों में तुम कहाँ देखना चाहोगे कि यहाँ पर खेत हो या फिर यहाँ पे पार्क हो बड़े बड़े से? वहाँ तो तुम मॉल्स देखना पसंद करोगे और थिएटर्स देखना पसंद करोगे, प्लेग्राउंड देखना पसंद ही नहीं करोगे. खैर छोड़ो, नेक्स्ट पॉइंट में आओ. ही इज़ केपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू हिज नीड टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ. ये अपनी कंफर्टेबल लाइफ मतलब अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए उसमें चेंजेस करते हैं. फिर थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा गुड्स का. गुड्स यानी कि चीज़ें जो तुम यूज़ करते हो अपने घर में, जैसे तुम्हारे फर्नीचर्स हो गए, तुम्हारा टीवी है, फ्रिज है, एसी है, फैन है. दीज आर द गुड्स विच आर मेड इन इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर. इस पे तुम्हें कुछ लाइन्स बोलनी है कि कैसे प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड है. पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स. प्लांट एनिमल को फूड प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमको भी देते हैं फूड. एंड दे मेक ऑक्सीजन फॉर एनिमल टू लिव. ये एनिमल को ऑक्सीजन भी देते हैं और हमको भी देते हैं. अब क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल के बीच की बात हो रही है
तो ह्यूमन बीइंग को नहीं इन्वॉल्व करते। सेकेंड पॉइंट है व्हेन एनिमल डाई, जब एनिमल मर जाते हैं दे डिकम्पोज, वो डिकम्पोज होने के बाद बिकम नेचुरल फर्टिलाइजर, वो नेचुरल फर्टिलाइजर यानी कि खाद बन जाते हैं। प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल फॉर न्यूट्रिएंट, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन। प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं खुद को ग्रो करने के लिए। हालांकि आजकल हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बनाने लगे हैं, लेकिन फिर भी जो नेचुरल फर्टिलाइजर है वो यही है। एनिमल के मर जाने के बाद जो डिकम्पोजिशन होता है, ये क्या है, ये न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए। फिर लास्ट में एक्टिविटी है, ये तुम्हें खुद से करनी है। इमेजिन एन आइडियल एनवायरनमेंट वेयर यू वुड लव टू लिव। एक ऐसा एनवायरनमेंट इमेजिन करो जहाँ पे तुम रहना पसंद करो, फिर चाहे वो डिजर्ट हो, फिर चाहे वो हिली एरियाज हो, है ना, फिर चाहे वो बीचेस ही क्यों ना हो। ऑल राइट, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर आइडियल एनवायरनमेंट। अपनी पसंद के एनवायरनमेंट की पिक्चर को ड्रॉ करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर फिनिश होता है। आई होप तुम सबको समझ में आया होगा, और अगर चैप्टर से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करना। ठीक है, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।